किसी भी तरीके का डेटा चोरी होना, हैकिंग होना, किसी भी तरीके का रैंसमवेयर अटैक, शायद ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं जिससे हम सभी रूबरू हैं। ये सभी हमारे संज्ञान में हैं, हम इनका मतलब भी जानते हैं। लेकिन उससे अहम सवाल ये है कि इन सब के बारे में जानते हुए भी हम इसके प्रति कितने जागरूक हैं या फिर हम कितने गंभीर हैं। शायद नहीं है। इसीलिए साइबर सुरक्षा, साइबर सिक्योरिटी, इन सब के बारे में जागरूक होना, अवेयर होना ये जरूरी है। नमस्कार, जॉस हिंदी देख रहे हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। इस प्रोग्राम का नाम है स्ट्रेट टॉक, जिसे आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ आपकी मेजबान गीत उदय सैनी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले दिनों दिल्ली स्थित देश के सबसे प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थान एम्स से लगभग 4 करोड़ मरीजों का डेटा हैकरों द्वारा चोरी किए जाने के बाद साइबर सुरक्षा का मसला एक बार फिर से चर्चाओं के केंद्र में है। गौर हो कि साइबर सेंधमारी के सबसे अधिक मामले जिन देशों में आते हैं उनमें भारत टॉप के 2-3 देशों में शुमार होता है। इस बीच इस खबर ने तहलका मचा दिया है कि दुनिया भर के 50 करोड़ व्हाट्सएप यूजर्स के डेटा उड़ाकर उन्हें खुले बाजार में बेचा जा रहा है। प्रभावित लोगों में भारतीयों की बड़ी संख्या होने की आशंका जताई जा रही है और कुछ समय पहले देखिए लाखों मरीजों का डेटा चुराकर इंटरनेट पर डालने का मामला भी सामने आया था और उस वक्त भी इसको लेकर बहुत चर्चाएं थी। डिजिटल तकनीक के इस तेज विस्तार के साथ भारत में 1 अरब से अधिक लोग फोन इस्तेमाल करने लगे हैं बड़े ही आसानी से। इनफैक्ट दुनिया भर में ऐसा हो रहा है। इंटरनेट का इस्तेमाल भी लगातार बढ़ता चला जा रहा है। हाई स्पीड जितनी जितनी और रेंजेस आ रही हैं, हम उसका धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि जो हमारी दिक्कतें हैं या किसी तरीके का कोई काम हो उसमें स्पीड किसी भी तरीके का कोई अवरुद्ध ना बन जाए। तो मनोरंजन हो, समाचार हो या कॉन्वर्सेशन हो या सोशल मीडिया ही क्यों ना हो जिससे हम हमेशा चिपके रहते हैं, उन सब के लिए स्मार्टफोन और कंप्यूटर्स का उपयोग तो हो ही रहा है। साथ ही साथ ये जो चीज है जिसका भी मैं जिक्र करने वाली हूं, ये हमारे साथ, आपके साथ, सभी के साथ जुड़ी हुई है। वो है डिजिटल लेन देन करना, पेमेंट्स करना, रोज की छोटी मोटी पेमेंट्स भी करना, स्वास्थ्य सेवाओं, मौसम, कारोबार संबंधी जानकारियां जैसी सेवाओं का फायदा भी उठाया जा रहा है। और ऐसे में सबसे अहम सवाल यह है कि डेटा सुरक्षा, इसकी चिंता यह भी लगातार क्यों बढ़ती जा रही है? क्योंकि आसपास खतरा है। हैकिंग के अलावा साइबर धोखाधड़ी, फर्जीवाड़ा, ब्लैकमेल आदि अपराध भी लगातार बढ़ रहे हैं जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन हो रहा है। और हाल ही में देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने टेक कंपनियों की जिम्मेदारी तय करने और देश के यूजर्स और उनके डेटा का उनका संग्रहण देश में ही करने संबंधी कानून का मसौदा प्रेजेंट किया। हालांकि भारत में 2 दशक पहले ही साइबर कानूनों को बनाने और लागू करने का सिलसिला लगातार चल रहा है, लेकिन ये जो कोशिश है कहीं ना कहीं पार्शली रूप से ही ये सक्सेसफुल हो पाई है। सरकार, बैंक्स और पुलिस प्रशासन की ओर से लोगों को अक्सर जागरूक करने के लिए सुझाव और निर्देश तो दिए जाते हैं, फिर भी लापरवाही में सही जानकारी नहीं होने के कारण लोग अपने डेटा की सुरक्षा नहीं कर पाते हैं और उनके साथ ठगी होती रहती है। ऐप्स के जरिए कर्ज के जाल में फंसाने के आपराधिक नेटवर्क जिस तरीके से फैले हैं, उनसे यही इंगित होता है, वो यही हमें कहता है कि गूगल हो या एप्पल हो, ऐसे मंचों से भी सावधान जो है वो रहने की जरूरत है, क्योंकि ये भी सुरक्षित नहीं है और स्थानीय स्तर पर पुलिस की साइबर अपराध शाखा भी सचेत नहीं है। कोविड-19 महामारी और डिजिटल माध्यम से अपने घरों से काम करने वाले लोगों की आज संख्या बढ़ चुकी है और यह संख्या बढ़ने की वजह से साइबर हमलों और साइबर स्पेस में क्रिमिनल एक्टिविटीज में लगातार वृद्धि हो रही है। आज हम देखते हैं कि कई कंपनियां हैं जिनको निशाना बनाया जा रहा है और फिरौतियां भी मांगी जा रही हैं। दिल्ली एम्स में जो अभी हुआ है उसमें यही तो हुआ है। और साथ ही साथ देखिए पावर ग्रिड्स हो या पाइपलाइंस हो, ऐसे नेशनल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर भी अटैक्स होना आज लाजमी है। आने वाले समय में
हम क्या सोचें, आने वाले समय के लिए हम क्या कहें कि साइबर स्पेस का महत्व बढ़ना एकदम तय है या शायद बढ़ चुका है। और इसीलिए साइबर स्पेस को सुरक्षित बनाने के लिए इंटरनेट गवर्नेंस के तमाम बड़े मुद्दे, उनकी अकाउंटेबिलिटी तय करना, उनके मानदंड तय करना, उनके पैरामीटर्स चेक करना और एक कहें व्यापक ढांचा तैयार करना, यह बड़ा जरूरी हो जाता है। देश की साइबर सुरक्षा श्रृंखला की हर कड़ी को मजबूत बनाने की आज जरूरत है। हमें यह कहीं ना कहीं आज सुनिश्चित करना है कि हम साइबर सुरक्षा श्रृंखला की कमजोर कड़ी ना बने। लेकिन ऐसा हो रहा है, इसलिए चिंताएं भी बढ़ रही हैं। हम आसपास सभी चीजें जानते हैं क्या हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी अपने मोबाइल जो हर वक्त हमारे हाथों में रहता है, उससे कुछ ना कुछ काम तो रहता ही है। उससे कहीं ना कहीं खतरा है, डेटा लीक होने का खतरा है। हर छोटी छोटी जो चीजें हैं उससे कहीं ना कहीं खतरा जो है वो आज बना ही हुआ है जब तक हम इंटरनेट के इस मकर जाल में फंसे हुए हैं। जितने एडवांटेजेस है उतने ही उसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। और इसीलिए आज साइबर सिक्योरिटी पर बात करना, साइबर स्पेस की बात करना, इन सब के बारे में जागरूक होना, यह आज के समय की जरूरत है। हर एक को जरूरत है, हर आम व्यक्ति को जरूरत है, ताकि वो ठगी का शिकार ना बन जाए। कुछ सवाल हैं हमारे आज के इस विषय के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि हर बार कहें हमारे विषयों से जुड़े हुए जितने भी जो एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ते हैं उनसे रूबरू होने से पहले ये अपील हमारे दर्शकों के साथ हमेशा रहती है कि वो भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बने, क्योंकि हर जो एक विषय होता है वो कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी से सराबोर है, वो कहीं आपकी जिंदगी से वो जुड़ा हुआ है। ऐसे में तमाम विषयों पर यदि आपकी कोई दिलचस्पी हो तो प्लीज आप हमें कॉल करें, अपनी आवाज हम तक जरूर पहुंचाएं। कुछ सवाल जो है वो आज हम लेकर आए हैं, बनाए हुए हैं, फ्रेम किए हुए हैं। वो सवाल आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर रखेंगे। ये बड़ा ही आम सवाल है, लेकिन हम इस पर आपका ओपिनियन जरूर जानना चाहेंगे कि हमारे जो व्यूअर्स टेलीविजन स्क्रीन के उस पार बैठे हैं कि वो साइबर सुरक्षा के बारे में कितना जानते हैं। आज साइबर सुरक्षा की चिंता यदि है तो ये विषय जो है वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? हम कहें साइबर सुरक्षा के प्रति इसके कहें जब हम इसके बारे में सोचते हैं तो हम कहेंगे कि एक उदासीनता ही तो है, क्योंकि जो चिंता ही नजर नहीं आती है कि हमें अवेयर रहना है, हमें अलर्ट रहना है कि किसी मकर जाल में या किसी तरीके के ठगी का हम शिकार ना हो जाएं, तो क्योंकि आज ये हर कहीं है। तो ऐसे में ये जो हमारी उदासीनता है ये किस तरीके से हम पर भारी पड़ सकती है, हम इसके बारे में क्यों नहीं सोचते हैं? सवाल यह है कि क्या आपको भी लगता है कि जैसे जैसे डिजिटलीकरण हो रहा है उसके साथ साथ साइबर अपराध भी बढ़ रहे हैं? दिस इज बिकॉज ऑफ डिजिटलाइजेशन। क्या बढ़ती डिजिटल निर्भरता ने ही इन जोखिमों को बढ़ाया है? आज साइबर सिक्योरिटी को लेकर जागरूकता क्यों जरूरी हो चुकी है? सवाल यह भी है कि हैकिंग हो या मालवेयर अटैक हो, इन सब का शिकार होने से हम कैसे बच सकते हैं? और सवाल यह भी है कि साइबर स्पेस को सुरक्षित बनाने के लिए क्या किया जा सकता है, क्योंकि देखिए हर देश में इसको लेकर एक अलग अलग कानून है, एक अलग स्ट्रक्चर बना हुआ है, कहीं स्ट्रांग है तो कहीं नहीं है। जैसा हमने इंडिया की बात की तो एक पार्शली, हालांकि थोड़ी देर में हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़ेंगे जो इस पूरी सिचुएशन पर जो है हमें इंफॉर्मेशन देंगे कि किस तरीके की अभी सिचुएशन इंडिया में है और उस दुरुस्त करने की क्यों जरूरत है। तो ये वो तमाम सवाल थे जो फ्रेम किए हुए थे आज के इस टॉपिक को लेकर, और यदि आपने इन सवालों को जाना है, पढ़ा है, समझा है तो जरूर जुड़िएगा। आपकी कॉल का हमें इंतजार रहेगा। फिलहाल तो स्ट्रीट टॉक में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, तुरंत लौटेंगे अपने गेस्ट के साथ। साइबर सुरक्षा को हम जीवन जीने के एक तरीके के रूप में अपनाएं, ये आज के समय की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हमें ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि साइबर सुरक्षा केवल सरकार की ही जिम्मेदारी है। देश को अधिक साइबर सुरक्षित बनाने के लिए हमें अपने स्तर पर सहयोग देने की आवश्यकता है, और ये सहयोग क्या हम दे भी रहे हैं? किसी भी देश का एक नागरिक होने के नाते, एक अच्छा नागरिक होने के नाते ये सहयोग आपकी ओर से भी किस तरीके से दिया जा रहा है, ये हम आपसे जरूर आज सुनना चाहेंगे। तो कॉल कीजिएगा और प्रोग्राम का हिस्सा जरूर बनिएगा। जैसा कि हमने आपको बताया प्रोग्राम की बेहद शुरुआत में कि इंडियन हिस्ट्री में, भारत के इतिहास में भारतीय स्वास्थ्य तंत्र पर दिल्ली एम्स की हम बात कर रहे हैं, यह अब तक का सबसे बड़ा रैंसमवेयर अटैक था।
और एम्स जो है वो देश का सबसे रिकग्नाइज्ड मेडिकल इंस्टीट्यूशन है। और साथ ही साथ एम्स के पास सभी मंत्रियों, सभी राजनेताओं, सभी नौकरशाहों, सरकारी अधिकारियों के साथ साथ बड़ी संख्या में देश के आम नागरिकों का मेडिकल डेटा है। और इतने बड़े लेवल पर डेटा से कंट्रोल हटना और सेवाओं का ठप रहना यह बड़ा चिंताजनक है। महामारी के बाद साइबर हमलों में जिस तरीके से तेजी आई, उसे लेकर हमें हर स्तर पर अधिक सतर्क रहने की जरूरत है। लेकिन हम कितने सतर्क हैं? आज देखिए, खुद को हम कैसे सेफ रख सकते हैं, ये आज हमें जानने की जरूरत है। आप साइबर सिक्योरिटी से जुड़ी हर छोटी बड़ी समस्याओं, यूजर्स की गलत आदतों या उनकी लापरवाहियों को जानने और सही कदम उठाने पर ही आज का ये प्रोग्राम, ये विषय लेकर आज हम हाजिर हुए हैं प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में। और एक 1-to-1 डिस्कशन आज इस प्रोग्राम में होगी। आज हमारे साथ पंजाब यूनिवर्सिटी से कहें एक बहुत ही खास मेहमान प्रोफेसर जुड़ चुके हैं, हरीश कुमार जी, हु इज प्रोफेसर इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विद एक्सपर्टीज इन साइबर सिक्योरिटी। लेट्स वेलकम हिम फर्स्ट। बहुत बहुत स्वागत है प्रोफेसर हरीश जी आपका प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में। गुड मॉर्निंग गी जी, मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। और हमारे सभी व्यूवर्स को गुड इवनिंग। गुड इवनिंग प्रोफेसर हरीश जी, हम एम्स दिल्ली की बात प्रोग्राम की शुरुआत में सबसे पहले करना चाहेंगे, क्योंकि अब तक का सबसे बड़ा रैंसमवेयर अटैक था जिसमें हमें पता चला है, जानकारी यही कि 4 से 5 दिन लग गए हैं। हालांकि अभी भी सब कुछ मैनुअली हो रहा है, अभी तो धीरे धीरे ही चीजों को दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है। हुआ कैसे है, किस तरीके से हुआ, क्या चूक हुई है? सो ओवरऑल ये एक बहुत ही रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल है, एक मेडिकल इंस्टीट्यूशन है। और क्योंकि देखिए लगभग 1 हफ्ते से ही सर्वर डाउन रहने की वजह से 3 से 4 करोड़ लोगों का डेटा लीक होने का खतरा बढ़ चुका है। ऐसे में सर्वर डाउन होना ये कितनी चिंता की बात होती है, बात जब एम्स जैसे बड़े प्रतिष्ठित संस्थानों की आ जाती है। जी देखिए, जहां तक पहली बात तो है कि इसके रिस्क क्या है। रिस्क में हेल्थ का डेटा है, सिटीजन्स का डेटा है। अब जैसे जो न्यूज में आ रहा है कि एम्स में करीब करीब 5000 के आसपास कंप्यूटर्स हैं जो कनेक्टेड हैं उनके नेटवर्क के साथ, और करीब 50 के आसपास सर्वर्स हैं जो उनके नेटवर्क को हैंडल कर रहे हैं। और उन कंप्लीट डेटा, जिसमें लेबोरेटरी के टेस्ट, जिसमें सर्जरीज की प्लानिंग, इंडोर पेशेंट, आउटडोर पेशेंट्स, उनकी मैनेजमेंट, उनका पूरा डेटा उनके सर्वर्स पे है। तो जो रिसेंट अटैक है उसके साथ उनका जो कंप्लीट डेटा है उसकी एक्सेस जो है इनक्रिप्ट कर दी है रैंसमवेयर अटैक ने। एंड नाउ जहाँ तो उसको डिक्रिप्ट करना पड़ेगा, जहाँ फिर जो रैंसम डिमांड की गई है। सो डिक्रिप्शन के लिए उन सिस्टम्स को क्लीन करना पड़ेगा। तो हो सकता है कि सारे सिस्टम्स पे अटैक ना हुआ हो, कुछ सिस्टम्स पे अटैक हुआ हो। ये भी पॉसिबल है जो आपको ऑथेंटिकेट करके लॉग इन करने दे रहे हैं सिस्टम, सिर्फ उन्हीं पे अटैक हुआ हो। तो ये तो मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है जो एजेंसीज, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज कर रही हैं। लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है वो क्रिपलिंग है, पर्टिकुलरली हेल्थ सर्विसेज पे, जहां ऐसी और सिमिलर सर्विसेज पे, क्योंकि इसके कारण जो पेशेंट्स क्रिटिकल हैं उनकी हेल्थ सर्विस डिलीवरी में डिले होना स्टार्ट हो जाता है जी। उनको रिकॉर्ड नहीं अवेलेबल, कुछ पेशेंट्स के पास फिजिकली रिकॉर्ड नहीं रखे हुए और हॉस्पिटल के रिकॉर्ड ऑनलाइन अवेलेबल होने बंद हो गए, तो उनकी जो ट्रीटमेंट है वो डिले हो गई, किसी की सर्जरी पोस्टपोन हो गई, कोई इमरजेंसी में था, तो हो सकता है कि some patient may have very critical situation also। तो उसका इम्पैक्ट तो ह्यूज है। इनफैक्ट अगर हम इंडिया में देखें, हमारे यहाँ पे सर्ट इंडिया है, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, विच लुक्स आफ्टर ऑल एक्टिवली सभी तरह के साइबर अटैक्स के ऊपर, एंड वॉच भी रखती है एक्टिवली एज वेल एज एन एनालिसिस के तौर पे भी। ठीक है। तो उन्होंने एक एनालिसिस किया है कि ओवर इन 2022 अभी तक अप्रोक्सीमेटली 6.7 लाख साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स रिपोर्ट हुए हैं। एंड ये एज कंपेयर टू 2021 लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 51% ज्यादा है। और इसके साथ साथ एक और रिपोर्ट है, IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन करके एक बहुत रिनाउंड और पुरानी कंपनी है कंप्यूटर स्पेस में। तो उनकी एक रिपोर्ट है, वो कहती है कि भी इंडिया में जब भी कोई साइबर इंसिडेंट रिपोर्ट होता है ऐसा, तो
उसकी जो एवरेज कॉस्ट है किसी भी एक इंसिडेंट की, वो करीब करीब 17 to 18 करोड़ के आसपास फाइनेंशियल टर्म्स में पर्टिकुलर एंटिटी पे पड़ रही है, तो एक इंसिडेंट की। सो इसका मतलब ये हुआ हमारे फाइनेंशियली एज वेल एज, अब ये क्योंकि हेल्थ के ऊपर इसका इम्पैक्ट आया है, तो ऑब्वियसली सिटीजन्स की हेल्थ के साथ भी खिलवाड़ हुआ है, ये तो ऑब्वियस है। इसके रीजंस वेरिड हैं। रीजंस हमारी कम अवेयरनेस, यूजर की कम अवेयरनेस, यूजर की ट्रेनिंग, तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं कि अटैक हुआ क्यों। जी। क्योंकि जब 5000 कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने की हम बात करते हैं, तो 5000 के 5000 यूजर जो वहां पे हैं, वो अपना ईमेल भी चेक कर रहे हैं, अपना पर्सनल मेल भी चेक कर रहे हैं, वो कुछ अनऑथराइज्ड फाइल्स भी हो सकता है डाउनलोड कर रहे हों, तो अनऑथराइज्ड फाइल्स डाउनलोड हो रही हैं, उनके साथ भी ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी इज पॉसिबल। ये भी हो सकता है कि किसी यूजर ने अपने सिस्टम को अपग्रेड ना किया हो, या नंबर ऑफ यूजर ने अपग्रेड ना किया हो। हालांकि इंडिया की जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एम्स हो गया या और ऑर्गेनाइजेशन हमारे आसपास चंडीगढ़ के आसपास जैसे पीजीआई हो गया, तो सभी ने बड़े अच्छे टूल्स अपने नेटवर्क को प्रोटेक्ट करने के लिए सिक्योरिटी टूल्स लगाए हुए हैं, फायरवॉल्स, एंटीवायरस, एंटी मॉलवेयर एटसेट्रा। लेकिन स्टिल क्योंकि जो यूजर्स हैं जो यूज कर रहे हैं, वो अपनी कभी पेन ड्राइव लगा रहे हैं, कभी अपने हार्ड डिस्क लगा रहे हैं, कभी वो अपनी पर्सनल मेल से कुछ डाउनलोड कर रहे हैं, जब वो अपनी ऑफिशियल मेल से भी डाउनलोड कर रहे हैं, तो उनको अटैक्स पॉसिबल। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये देखा गया है कि अटैक्स जो यूजर की नॉन अवेयरनेस या कोई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर नहीं बने हुए, तो उन स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को फॉलो ना करना, वो अटैक के कारण बनते हैं। ये हम कहें ये एक रोज की आदत भी हो गई। हालांकि ये तो चलो हम एक प्रतिष्ठित संस्थान की बात कर रहे हैं, जहां पर जिस तरीके से रोज सुचारू रूप से काम होता होगा, वैसे ही लोगों ने किया होगा। जी। लेकिन नहीं पता था कि इस तरीके का रैंसमवेयर अटैक हो जाएगा। लेकिन हाँ, ऐसी चीजें होती हैं जब हम अलर्ट नहीं रहते हैं। शायद यही वजह है कि एक चूक हुई है और उसकी वजह से ये बड़ा रैंसमवेयर अटैक होगा। लेकिन ऐसे में फिर हम डॉक्टर हरीश जी ये समझें कि रैंसमवेयर हमले का सामना करने के लिए देश को एक बड़े स्तर पर तैयारी करने की जरूरत है, इस पर सोचने की जरूरत है ना? हाँ, हम इस पर भी आपका टेक जरूर लेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे, तुरंत लौटेंगे स्ट्रेट टॉक में। इतना कहेंगे कि सुरक्षा के अभाव में जिस तरीके से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इतनी बड़े लेवल पर हुआ है, और जिस तरीके से हम खुद भी अलर्ट नहीं रहते हैं, उतनी ही स्पीड से जो है वो साइबर अपराध की आशंका जो है उसको वो और ज्यादा बढ़ा देता है। आज प्रोफेसर डॉक्टर हरीश कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से सर आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में। फिर हम ये समझे कि जिस तरीके की सिचुएशन बनी हुई है, हम ये कहेंगे कि एक तो सुरक्षा का अभाव, जिसमें डिजिटलीकरण यानी कि एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जो इतनी तेजी से बढ़ रहा है, जितनी स्पीड से बढ़ रहा है, उतनी ही स्पीड से साइबर अपराध की आशंका तो बढ़ ही चुकी है। हालांकि आंकड़ों का जिक्र तो आपने पहले खुद ही कर दिया कि जिस तरीके से इंसिडेंट्स जो हैं वो रिपोर्ट किए गए हैं। सो ओवरऑल वी कैन से कि वी हैव टू रीथिंक साइबर सिक्योरिटी इन द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एज नाउ। जी बिल्कुल। Whenever it comes to India also. इंडिया ऑल्सो। हाँ जी। अगर हम अपने देश की बात करते हैं, कंट्री में, इंडिया में, तो मोस्टली जो अटैक्स हैं वो 4 तरह के रहे हैं। हैकिंग ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइसेस। कंप्यूटिंग डिवाइसेस की जब हम बात करते हैं, तो हर तरह के कंप्यूटिंग डिवाइस आपके सिस्टम में हो गए। जैसे एम्स के केस में भी एक तरह से डेटा की इंक्रिप्शन हुई है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि डेटा उन्होंने चोरी कर लिया हो। उन्होंने जैसे आपके घर के ऊपर ताला लगाकर सारा आपका सामान लॉक कंट्रोल में कर लिया। हाँ जी, हाँ जी। किसी ऐसे कंटेनर में डाल के रख दें जिसको आप ब्रेक ना कर पाओ। सो उन्होंने अपने सिस्टम्स डिस्कनेक्ट कर दिए, सो वो उनके कंट्रोल से हट गया, लेकिन वो उस ताले को तोड़ने का अभी ट्राई कर रहे हैं। तो ये हुआ बेसिकली। सो हैकिंग ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइसेस हो सकती है, उसमें डेटा आपका हैक हो सकता है। देन फॉर्जरी या कॉन्ट्रफिटिंग यूजिंग कंप्यूटर्स। कुछ डॉक्यूमेंट जैसे फेक सर्कुलर या फेक इंफॉर्मेशन जो है, किसी के साइन क्रॉप करके किसी और डॉक्यूमेंट पे लगाकर सर्कुलेट कर दिए कि ये ऑर्डर गवर्नमेंट ने पास किए हैं, तो ऐसी कॉन्ट्रफिटिंग इज पॉसिबल और हो भी रही है इंडिया में। देन पब्लिकेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ पोर्नोग्राफिक डेटा विच इज ऑल्सो हैपनिंग।
एंड देन जो आम सिटीजन के साथ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट या फ्रॉड, जिसको हम फाइनेंशियल टर्म्स में कहते हैं कि जी मुझे कॉल आई थी, ओटीपी शेयर करने को शेयर बोला, कर दिया, हाँ ये तो बहुत हो रहा है। दैट इज बेसिकली ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। क्योंकि आपका ट्रस्ट है किसी एंटिटी पे, उस एंटिटी का नाम जो है वो मिसयूज करके आपसे कुछ इंफॉर्मेशन रिवील करवाई, और देन द फ्रॉडस्टर्स डिड सम ट्रांजैक्शन। हाँ जी। तो ये चार तरह के, जो चार कैटेगरी के जो क्राइम्स हैं इंडिया में, वो बहुत ज्यादा हो रहे हैं। इनफैक्ट इनको करने का तरीका अलग अलग है। रैंसमवेयर हैक करना, जहां आपके ईमेल के थ्रू आपको किसी प्रोबेबली व्हाट्सएप के थ्रू या फिर कोई और जो टूल्स आप यूज कर रहे हैं उसके थ्रू आपके डिवाइस पे कुछ मालवेयर थ्रो कर देना, मालवेयर छोड़ देना, फिर मालवेयर आपकी इंटरवेंशन के बिना ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ बैकएंड पे जो डेटा है वो अपने हैकर्स के पास भेजता रहेगा। अच्छा। एंड फिर जो फॉर्जरी है उसमें कुछ डॉक्यूमेंट लिया ओरिजिनल, उसको उसकी टेम्परिंग की, टेम्परिंग करके पब्लिक में रिलीज कर दिया। कुछ फॉर्स्ड वीडियो बनाई, वीडियो रिलीज कर दी सोशल मीडिया पे, उस वीडियो बेस पे पीपल गॉट इन्फ्लुएंस्ड एंड कोई भी एक्टिविटी, जैसे टेररिस्ट एक्टिविटीज जो गतिविधियां होती है उनमें तो ये बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है। बहुत काफी देर पहले की बात है, मुजफ्फरनगर में कुछ सहारनपुर की तरफ राइट्स हुए थे, तो वहां पे अल्टीमेटली ये पाया गया कि एक वीडियो अपलोड हुई थी यूट्यूब के ऊपर, जो फॉर्स्ड वीडियो थी, काउंटरफेट वीडियो थी, वो एक्चुअल में इंसिडेंट नहीं हुआ था, बट उस वीडियो को देखकर वहां पे राइट्स हो गए। तो इस तरीके की फॉर्जरी इज पॉसिबल, या काउंटरफेटिंग इज पॉसिबल। पोर्नोग्राफी तो एवरीवन इज अवेयर ऑफ। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट वो हमारे साथ डेली हो रहा है, आपके पास कॉल आती है, आपके पास एसएमएस आता है, कई बार व्हाट्सएप पे भी मैसेज आता है जी। तो इस तरीके के इंसिडेंट्स हो रहे हैं, और इसके लिए अवेयर होना बहुत जरूरी है, बिल्कुल, हर सिटीजन का। और जब ये अवेयरनेस नहीं होगी, कई बार वो लालच भी देते हैं कि जी, जैसे अभी पीछे कुछ हुआ था, चाइनीज ऐप जो गवर्नमेंट ने बैन की हैं, उसमें क्या था कि दे गिव इंस्टेंट लोन 5,000, 10,000, 20,000 रुपए का, एंड देन बहुत ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट था उनका, एंड अल्टीमेटली वो आपके सारे क्रेडेंशियल, आपकी सारी इंफॉर्मेशन अपने पास रख लेते थे, देन यू आर अगेन अंडर देयर कंट्रोल, ट्रैप में फंस कर रह जाते हैं। एक डेट जो है, वो कर्ज जो है वो और बढ़ता चला जाता है। बिल्कुल, ये रियलिटी है। लेकिन फिर वही है कि इन चीजों के लिए हो क्या रहा है। एक तो जब हम आम नागरिकों की, देखिए प्रोफेसर जी बात करते हैं, उनको तो अपनी जिम्मेदारी निभानी है अलर्ट रहकर, लेकिन जब हम सरकारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो उस हिसाब से क्या हो रहा है। जैसे दुनिया अब सदस्य देशों के लिए भी साइबर स्पेस से पैदा होने वाले, ये ओवरऑल है, पूरी दुनिया के लिए है, सुरक्षा जो है उसके बाद ये खतरा जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। ऐसे में ये एक ओपन डिस्कशन का टॉपिक तो होना चाहिए ना, लेकिन क्या वाकई ऐसा हो भी रहा है दुनिया भर में और भारत में भी? जी, ये सब जगह हो रहा है। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, अगर हम थोड़ा सा हिस्टोरिकली चलें, 2000 में आईटी एक्ट लेकर आई थी, फिर उसकी अमेंडमेंट हुई, और अभी डाटा प्रोटेक्शन बिल जो है वो आ रहा है। अगर कॉन्स्टिट्यूशनली देखें, गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशनली या पॉलिसी लेवल पे एफर्ट कर रही है इस सेंस में, बाय ब्रिंगिंग सम लेजिस्लेशन या फिर बाय ब्रिंगिंग सम रेगुलेशंस, एंड अवेयरनेस लेवल पे गवर्नमेंट की अलग अलग एजेंसी, जैसे सर्ट इंडिया हो गया, ऐसे ही नेस्कॉम इंडस्ट्री एसोसिएशन है, दे ऑल्सो डू सिमिलरली। जो मिनिस्ट्रीज हैं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी हो गई, उनके थ्रू, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सारी यूनिवर्सिटीज, इंस्टीट्यूशंस, उनके थ्रू। अभी अगर मैं पिछले 2-3 साल की बात करूं, तो हमारे अपने सिटी चंडीगढ़ में चंडीगढ़ पुलिस के थ्रू साइबर स्वच्छता मिशंस जो हैं, बाय इन्वॉल्विंग करीब 1,000 यंगस्टर्स को इन्वॉल्व करके किया गया। तो जब आप थोड़ा सा मास स्केल पे करते हैं, जैसे अगर मैं बात करूं कि एक साल में 1,000 यंगस्टर को इन्वॉल्व करके ट्रेनिंग की गई सिटीजन्स की, तो इसका मतलब ये हुआ कम से कम 1,000 तो वो फैमिली ट्रेन हो गई, फिर उसके अलावा जिनको उन्होंने एक साल में डायरेक्टली इम्पैक्ट किया। जो गवर्नमेंट की एफर्ट्स हैं वो तो कंटिन्यूसली चलती रहती हैं और चलती भी रहेंगी, लेकिन एज अ सिटीजन,
क्योंकि अल्टीमेटली प्राइमरली गवर्नमेंट ने तो एक पॉलिसी देनी है, लेजिस्लेशन देनी है, एक रेगुलेशंस देनी है, बट लॉस जो है वो अल्टीमेटली सिटीजन का है, सिटीजन का गवर्नमेंट का लॉस सिटीजन और का या ही फिर है। हम ये कहें कि वो जो कानून जो भी बनाए जाते हैं या फिर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो कई कबार होते हैं कि आम जनता की समझ से भी परे होते हैं या उन्हें इसके बारे में जानकारी होती ही नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यही है। बिल्कुल बिल्कुल। इसके लिए जैसे गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव हैं, साइबर पुलिस स्टेशंस बने हुए हैं, हाँ। और एक्सक्लूसिवली पहले डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर लेवल पे थे, अब तो तहसील तालुका लेवल पे भी साइबर पुलिस स्टेशंस अवेलेबल हैं। लेकिन इससे बचने के लिए सबसे पहले तो हमें ये सोचना जरूरी है कि भी जो डिवाइस हम इंटरनेट के साथ कनेक्टेड यूज कर रहे हैं उसका सदुपयोग या दुरुपयोग हम कितना कर रहे हैं। पहले फॉर एग्जाम्पल मैं एक बात कहता हूं अपनी क्लास में भी कि हमारे हाथ में जो मोबाइल फोन है, इट हैज कंप्यूटिंग पावर मोर देन अ रॉकेट सिस्टम जो फर्स्ट ह्यूमन बीइंग को अर्थ से मून पे लेकर गया था। तो इतनी कंप्यूटिंग पावर और स्टोरेज है इसमें। अब इस स्टोरेज में से अगर हम सेल्फ एनालिसिस करें कि हम सदुपयोग वाला डेटा कितना रखते हैं अपने गैजेट में और दुरुपयोग वाला कितना है। दुरुपयोग मीन्स जो हमारे प्रोफेशन के साथ रिलेटेड नहीं है, तो उसकी परसेंटेज बहुत ज्यादा आएगी। जो हमारे प्रोफेशन के साथ रिलेटेड डेटा या यूजेज वाली परसेंटेज है वो शायद नॉट मोर देन 2 या 3%, वो भी मैं बहुत बड़ी फिगर कह रहा हूँ। तो अब होता क्या है कि जाने अनजाने में हम लोग कई बार तो फ्रॉडस्टर्स की टीम के साथ इंटरेक्ट करना स्टार्ट कर लेते हैं। समटाइम्स जो फ्रॉडस्टर का मॉलवेयर डाटा है उसको अनइंटेंशनली, जहाँ कई बार हमें पता ही नहीं चलता, हमने कुछ लिंक पे क्लिक किया, वो हमारे सिस्टम पे डाउनलोड हो गया, चाहे वो मोबाइल फोन है, चाहे वो लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, सर्वर है, एनीवेयर। एक बार वो एक्शन हो गया आपकी तरफ से, उसके बाद उसने बिल्कुल बैक एंड पे, जब आपका सिस्टम नेट से कनेक्टेड है तो उसने बैकएंड पे अपना काम करते रहना है। आपकी जो सिक्योरिटी ब्रीचेस हैं उनको एक्सप्लॉइट करके उसके थ्रू दैट सिस्टम विल कीप ऑन वर्किंग। इन चीजों से बचने के लिए हमें पहले यही देखना जरूरी है एज अ यूजर के भी जो हम सोर्स एक्सेस कर रहे हैं क्या वो हमारे काम का है या नहीं है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसका हम सदुपयोग हम अपने काम के लिए, अपने प्रोफेशन के लिए, अगर स्टूडेंट्स हैं हम अपनी पढ़ाई के लिए, अगर कोई बिजनेस में है या जॉब में है वो अपने काम के लिए, या फिर अगर कोई वैसे एंटरटेनमेंट के लिए कर रहा है, एंटरटेनमेंट के लिए भी ऑथेंटिक सोर्सेज हैं। जैसे फॉर एग्जांपल प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया वो ऑथराइज करती है न्यूज टीवीज को, प्रिंट मीडिया को, एंड सिमिलरली जो ब्रॉडकास्ट के टीवी चैनल्स हैं वो भी ऑथेंटिक भी हैं लेकिन अनऑथेंटिक भी अवेलेबल हैं। सो नीड टू बी अवेयर के लोग सिर्फ और सिर्फ ऑथेंटिक सोर्स से ही इंफॉर्मेशन को डाउनलोड करें या यूज करें। सबसे पहला तो ये एसओपी हमें अपने लिए बनाने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। इससे मैं कंटिन्यू करूं क्योंकि आपने मोबाइल की यहाँ पर बात की है और ये देखिए कि प्रोफेसर ये एक ऐसा टूल है जो आज हर किसी के पास है और उसका खूब धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है, सदुपयोग भी हो रहा है, उतना दुरुपयोग भी हो रहा है, बच्चे इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। ऐसे में हर कहीं खतरा ही है और इस खतरे से हमें बचना है। आज इसी के लिए ये चर्चा भी है हम इस प्रोग्राम के माध्यम से करें। एक और छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पे रुकेंगे, तुरंत लौटेंगे, लेकिन ये चर्चा जो है हमारी जारी रहेगी। प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में जुड़ी रहिएगा आप भी हमारे साथ। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में। प्रोफेसर डॉक्टर हरीश कुमार भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। ये बात बड़े ज़रूरी है और हम सभी ये जानते भी हैं, हम आम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो हमारे हाथ में रहता है मोबाइल हर वक्त, उसमें जो डेटा है, किसी भी तरीके का डेटा, वो एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें किसी व्यक्ति, कंपनी या किसी संगठन की महत्वपूर्ण और बड़ी ही सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को साइबर अपराधियों द्वारा देखा, एक्सेस किया या चुरा लिया जाता है। अब इसमें सोशल अकाउंट डिटेल्स,
फोटो फाइल सहित अन्य जरूरी दस्तावेज भी शामिल हो सकते हैं। लिहाजा जरूरी हो जाता है कि डेटा सिक्योरिटी पर ध्यान दिया जाए, जिस पर आज हम बात कर रहे हैं। प्रोफेसर साहब, एक बड़ी आम सी ये बात है कि क्या होता है यूजुअली, क्योंकि छोटी छोटी बात है लेकिन इसका जिक्र करना बड़ा जरूरी हो जाता है। क्या होता है कि जब मोबाइल खराब होता है तो खराब होने पर हम आमतौर पर क्या करते हैं, या तो उसे फेंक देते हैं, या बहुत पूरी तरीके से डैमेज हो चुका हो, या किसी को हम बेच देते हैं। जबकि इसी मोबाइल के हार्ड डिस्क में हमारी जो कुछ निजी और कुछ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती हैं, हम उसके बारे में सोचते तक नहीं है कि वो जा सकती है किसी गलत हाथों में। खरीदार इसका गलत इस्तेमाल कर हमें या तो ठगी का शिकार बना सकता है या फिर ब्लैकमेल कर सकता है। लिहाजा हम तो कहेंगे कि इसे मुर्गी के चूजों के बदले हैकर्स को देना खतरे से खाली नहीं है। क्या आपने भी इस चीज को फील किया कि यूजुअली ऐसा होता है और इसके बारे में हम आम लोग सोचते तक नहीं है? बिल्कुल, मैं तो एक स्टेप और भी आगे कह रहा हूँ गीत जी। आपने तो कहा कि जब हम मोबाइल यूज करना बंद कर देते हैं, उसके बाद की बात की। मैं तो ये कह रहा हूँ जब हम मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, आप ट्रेवल कर रहे हैं, लेट्स से, ठीक, ट्रेवल में आप चार्जर लाना भूल गए, यूएसबी केबल के साथ आप कहीं पे चार्जिंग पे लगा रहे हैं, यस राइट, हाँ, तो यू विल फाइंड कि जहाँ पे चार्जर लगा है वो डाटा केबल का काम कर रहा है कि चार्जिंग का काम कर रहा है। ओके, हाँ। बैक साइड पे किसी सर्किट लगाकर, कोई कंप्यूटर डिवाइस लगाकर आपका डेटा कॉपी कर लिया। That usually happen, yeah, right. So, तो जब हम यूज कर रहे हैं फोन, उस टाइम पे भी इट हैपेंस। और ये हो रहा है, हैरानी की बात है कि ये हो रहा है। so, जो फोन को अगर डिस्पोज ऑफ भी करना है तो वी शुड डिस्पोज ऑफ एज पर जो ई वेस्ट का प्रोटोकॉल है उसके अकॉर्डिंगली। इधर जा तो उसको, उसमें से जो कंटेंट है, सबसे पहला स्टेप तो यही रहता है कि हम उसको फॉर्मेट कर दें। पहला स्टेप तो यही रहेगा कि फॉर्मेट कर दें। फॉर्मेट करने से क्या है, मोटे तौर पे हम कह सकते हैं कि कंटेंट इरेज हो गया आपका। दूसरा स्टेप ये भी, आपका कोई अगर एड ऑन कार्ड है उसको आप निकाल के अपने पास रख लें, जहां उसको ब्रेक कर दें, जहां उसको डिस्ट्रॉय कर दें फिजिकली, तब उसमें जब एक बार डिस्ट्रॉय हो गया देन इट इज नो यूजेबल। तीसरा स्टेप, फॉर्मेट करने के बाद आप कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन उसमें स्टोर कर दें सो दैट पुराना सारा डाटा की पोलैरिटी जो है वो इन्वर्ट हो जाए, वो सारा ओवरराइट हो जाए, जो आपके काम की नहीं है। तो उससे क्या होगा, अगर फॉर्मेटेड फोन में से भी कोई रिकवर करने की ट्राई करेगा तब भी वो रिकवरेबल नहीं रहेगा। तो ऐसे स्टेप्स वी कैन टेक, राइट। एक और चीज है, हम छोटी छोटी बातों का हालांकि अब जिक्र कर रहे हैं, जैसे वो एक और बात याद आ गई, इसके स्पीड इंटरनेट सर्फ करने की सुविधा ने कहीं ना कहीं इसे और भी ज्यादा आसान बना दिया, और यूजर्स कभी जागरूक होते ही नहीं है इसको लेकर और कई गलतियां कर बैठते हैं। जैसे हम देखते हैं कि एक ही पासवर्ड का जो इस्तेमाल है हम सभी अकाउंट्स के लिए करते हैं, यूजुअली ऐसा भी होता है। सिर्फ एक ही अकाउंट का नहीं, हम वो पासवर्ड्स अपने सेव भी कर लेते हैं एक ही जगह पे, सेव कर लेते हैं, राइट। तो मेरी एडवाइस तो यही रहेगी, पासवर्ड अगर आपको याद नहीं रहता तो पेपर से पेन के साथ लिखकर आप अपनी पॉकेट में रख लीजिए या किसी सेफ जगह पे रख लीजिए, रेदर देन कि आप अपना पासवर्ड किसी टेक्स्ट फाइल में या फिर आप अपने गैजेट में ही, डिवाइस में ही स्टोर करके रख रहे हैं, फिर तो इट इज एज गुड एज हैविंग नो पासवर्ड। पासवर्ड ब्रीच इज क्वाइट पॉसिबल इन दैट सेंस ऑल्सो, कि भी आपने स्टोर करके रख लिया और बैक साइड पे कोई मालवेयर है तो वो आपकी सारी इंफॉर्मेशन फील हो रही है। एंड मोरओवर आपके अपने गैजेट को कंटिन्यूअसली मॉनिटर करना और कंटिन्यूअसली डेटा क्लीनिंग इज नेसेसरी। राइट। मान लीजिए आपके मोबाइल फोन है, मैं कहता हूँ कि 64 GB का मोबाइल फोन है, सो उसमें अगर 30 GB डेटा है इस टाइम पे, तो उसको क्लीन करना कि भी क्या वो डाटा मेरे काम का है कि नहीं है। तो मेक अ हैबिट के हफ्ते बाद, 10 दिन बाद या 15 दिन बाद जब भी आप फ्री हैं उस टाइम पे उसको क्लीन करना भी साथ साथ जरूरी है। तो उसके साथ भी कई बार आपको पता चल जाता है कि ये डाटा तो मैंने डाउनलोड नहीं किया था, ये कहाँ से आ गया। यूजुअली कई अब तो ऐसे ना कि कई सारी चीजें हैं जो एक हमारे ध्यान में आती हैं कि कई बार होता है ब्लूटूथ ऑन करके उसे भी छोड़ देते हैं ऑफ करना, क्योंकि आजकल इसको लेकर भी चर्चाएं बड़ी छिड़ी हुई कि ब्लूटूथ इस्तेमाल करने वाले सावधान, कॉल पर हुई बातचीत भी जो है बड़ी इजीली सुन सकते हैं, डेटा उससे भी आपका लीक हो सकता है। बिल्कुल। कोई भी कनेक्टिविटी का पॉइंट है, ब्लूटूथ, वाईफाई हम यूजली ऑन छोड़ देते हैं, तो ये सारे हॉटस्पॉट बना के दे दिया किसी को।
आप ट्रेन में ट्रेवल करते हैं, ट्रेन में देखना, आप अपना वाईफाई ऑन करके स्कैन करना कि कितने के वाईफाई ऑन है, आपको दर्जनों मिल जाएंगे। यू विल एंड कई बार तो पासवर्ड भी नहीं लगाया होता कुछ लोगों नहीं ने। लगाया होता, राइट। ये तो ये हम सब हम ऐसा सोचते हैं ना कि ये सब हमारी सुविधा के लिए है, क्योंकि बड़ी फास्ट एंड वास्ट फॉरवर्ड सी लाइफ है, क्या करना है। आज के टाइम पे जब लोग कैश भी रखना पसंद नहीं करते हैं, बोलते हैं कि ठीक है वित्तीय लेन देन बस ऐसे ही अब मोबाइल के माध्यम से ही हो जाए तो ज्यादा इजी। जितना हम कंफर्ट जोन में जाते जा रहे हैं उतना ही खतरनाक हम खतरनाक परिस्थिति में बने हुए हैं, उसमें घुसे हुए हैं, लेकिन हम उसके प्रति गंभीर ही नहीं है। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है शायद। प्रॉब्लम यहीं पे आती है कि भी कंफर्ट जोन में जाना कोई बुरी बात नहीं है, कंफर्ट जोन में जाना भी चाहिए। क्योंकि अगर हम देखें एज कंपेयर टू 20-30 इयर्स बैक, तो आज के डिजिटल इंडिया में बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हम क्लिक ऑफ माउस पे कर लेते हैं या क्लिक ऑफ बटन पे कर लेते हैं। बिजली का बिल भरना है, आपने टेलीफोन का बिल भरना है, आपने गैस बुक करवानी है, जो घर के काम है अगर बात करें, आपको ट्रांजेक्शंस करनी है, तो अब आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं है, यू डू इट ऑनलाइन एंड एवरीथिंग। तो आप बैठे बिठाए चाहे घर से या ऑफिस से यू कैन डू। लेकिन इस सुविधा के साथ साथ हमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। एग्जैक्टली। तो हम एक्शंस ले रहे हैं, उनके लिए हम रिस्पॉन्सिबल भी हैं। जब हम सुविधा तो अवेल कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन नहीं करना चाहते, तब ये समस्या स्टार्ट हो जाती है। तो हमें वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि अगर हम कोई फैसिलिटी कोई अपनी सुविधा के लिए यूज कर रहे हैं तो हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उस सुविधा को यूज करने के लिए। एग्जैक्टली। रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए बहुत सारे एसओपीज अवेलेबल हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल हैं। गवर्नमेंट भी टाइम टू टाइम एडवाइज करती रहती है। सो अगर हम अपना एक सेल्फ एसओपी बना लें, सेल्फ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, कि भी मैंने अगर कोई सुविधा कंटिन्यूसली यूज करनी है तो मैं इस तरीके से यूज करूंगा, फिर शायद ये इंसिडेंट्स हम काफी रिड्यूस कर सकते हैं। अभी आज एक तरीका है, आज तो वो डिजिटल कॉइन्स की ट्रांजैक्शन भी स्टार्ट हो गई है 4 सिटीज में, मुंबई, नागपुर एंड एक और की सिटी कलकत्ता है या कौन सा मुझे वो ध्यान नहीं। तो RBI हैज अनाउंस्ड थ्रू 4-5 बैंक्स, तो डिजिटल कॉइन्स की जो ट्रांजैक्शंस हैं वो भी स्टार्ट कर दी हैं। सो ये पेनिट्रेशन तो डिजिटाइजेशन की बढ़नी है, क्योंकि अपने जैसा कंट्री जिसमें 140 करोड़ के आसपास सिटीजन्स हैं और इतनी सारी सर्विसेज सिटीजन्स को देनी है, और मोर ओवर यंग सिटीजन्स हैं। मोर 50% पॉपुलेशन जो है वो 30 ईयर से कम उम्र वाली है। राइट। तो एंड डिमांडिंग पॉपुलेशन है। सो वो ये फैसिलिटीज तो बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी आने वाले टाइम में। ये बिल्कुल, ये एक ऐसी सार्थक चर्चा मैं कहूंगी आज की रही है, जिसको हर प्लेटफॉर्म पर लाना आज के समय की जरूरत है, ताकि छोटी छोटी चीजों को हम नजरअंदाज ना करें, क्योंकि जब नजरअंदाज किया जाता है ना तो वो खतरा हमारे पास एकाएक बन जाता है। तो जरूरी है कि इन चीजों का ध्यान रखा जाए। प्रोफेसर डॉक्टर हरीश कुमार, बहुत ही सार्थक चर्चा रही, एक बार फिर से मैं ये कहूंगी, एंड थैंक यू सो मच अपना समय हमें देने के लिए, इस चर्चा को एक और लेवल तक पहुंचाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। धन्यवाद आपका बहुत बहुत प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए। थैंक यू। कह सकते हैं कि साइबर स्पेस का महत्व जो है वो आने वाले समय में बढ़ना तय है, और इसीलिए साइबर स्पेस को सुरक्षित बनाने के लिए इंटरनेट गवर्नेंस के मुद्दे हो, जवाबदेही तय करना हो, मानदंड तय करना हो, और एक व्यापक ढांचा तैयार करना, ये सभी जरूरी है। जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की, उतनी ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम आम लोगों की भी। इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को नजरअंदाज मत कीजिएगा। आज के इस प्रोग्राम को लेकर यदि कोई भी फीडबैक आप हमें देना चाहें तो geet@justbroadcasting.com या info@justbroadcasting.com पर हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा, या फिर कोई सजेशन भी प्रोग्राम को लेकर आप दे सकते हैं। आज के स्ट्रेट टॉक में फिलहाल इतना ही। आप सभी से इजाजत लेंगे। नमस्कार।